हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 11th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और टॉपिक हमारा जो है फेडरलिज्म है। इसकी मीनिंग को हमने डिस्कस किया हुआ है कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है एंड फेडरलिज्म क्या होता है। तो जहाँ तक हमने इसको पढ़ा कि टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जहाँ पे नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट में एक सिस्टम है, दो तरह का होता है, या तो यूनिटरी गवर्नमेंट है या तो फेडरल है। तो हम दोनों को जो है वो स्टडी हमने इनकी मीनिंग्स को डिफाइन किया हुआ है। और आज जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज हमने फीचर्स को स्टडी करना है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट का फीचर्स क्या होते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो भी इसके रिलेटेड होगा कि वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं, या फेडरल के अभी जो है हमने, चूँकि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज दिस यूनिटरी एंड अदर इज ए फेडरल। जैसे हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी गवर्नमेंट जहां बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल गवर्नमेंट को पावरफुल करे, जहां पे खालस एक नेशनल गवर्नमेंट है और वो नेशनल गवर्नमेंट मतलब नेशनल पूरे मुल्क में जो है वो एक गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट जो है फिर अथोराइज की जाती है बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन अथोराइज दैट नेशनल गवर्नमेंट to create the smaller regions so that the powers may be distributed among those regions by the national government. Now there is a federal system in which there are two types of two sets of these governments. Two sets of politics is accommodated in a single, means in both division of power is between the union government and the regional governments, mean the central governments and the state governments. division of power by constitution, यहाँ का आइन जो है, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया इज नाइदर फेडरल नॉर इट इज ए यूनिटरी। इसके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिया के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरेक्टर्स वी कैन से दैट इंडिया इज अ फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर आर सम कैरेक्टर्स, देयर आर सम फीचर्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट वी कैन से दैट दिस इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। सो वी कैन कंक्लूड दैट इंडिया इज नाइदर ए फेडरल गवर्नमेंट और नॉर इट इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, बट इट लाइज इन बिटवीन, ये इन दोनों के बीच में है। इसके आप हमारे कुछ फीचर्स, हमारे कुछ ऐसे इसका फीचर्स है, इसके कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, इसके कुछ काम ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर हम इसे फेडरल गवर्नमेंट मानते हैं। और फिर ऐसे ही इस कंट्री के अंदर ऐसे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, ऐसे भी कुछ फीचर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट इट इज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। So when the country is containing both the characteristics, the features of the federal government or the unitary government, we cannot classify that country in any one of the government, but it lies in between the two, means ये दोनों के बीच में है। So हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि there are two types of governments. फेडरलिज्म जो है, फेडरलिज्म में क्या है और यूनिटरी में क्या है, हमने दोनों के कैरेक्टर्स को पढ़ना है, इनके फीचर्स को पढ़ना है। यू मे बी आस्क्ड इन दी एग्जामिनेशन, आपको पूछा जा सकता है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका इंडिया क्या है, बट यू आर आस्क्ड व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट and what are the characters and features of the unitary government. So first we will discuss the features of a federalism government.
फेडरलिज्म गवर्नमेंट, characteristics, or features of फेडरलिज्म गवर्नमेंट, या सिंपली हम फेडरल गवर्नमेंट पे इसको लिख सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। तो कौन कौन सा, ये नहीं है कि इंडिया मीन्स कहीं पे भी कोई भी कंट्री जहाँ पे फेडरलिज्म है, जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो हम कह सकते हैं, तो उनको ही डिस्कस करेंगे। जहाँ सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर की बात आ गई, डिवीजन ऑफ पावर्स, पहला कैरेक्टर है इनका डिवीजन ऑफ पावर्स। तो डिवीजन ऑफ पावर्स में क्या है कि हमने फेडरल गवर्नमेंट में ये इट एकोमोडेट्स द टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, मींस एक हमारी टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स इसमें होती हैं। डिवीजन ऑफ पावर इज बिटवीन टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स मींस दो तरह के पॉलिटिक्स हैं। तो एक तो हमारा है नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। नंबर वन इज नेशनल गवर्नमेंट, अदर इज ए रीजनल गवर्नमेंट। दो तरह की है, एक तो नेशनल है, नेशनल वाले को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर रीजनल गवर्नमेंट मींस स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये गवर्नमेंट है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मींस उसको नेशनल गवर्नमेंट बोला जाएगा। एंड देन देयर इज सब्जेक्ट ऑफ रीजनल ऑर्गन। फिर होगा नेक्स्ट इसमें जो है सब्जेक्ट ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस। दो तरह की, ऐसा सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मींस सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम जिस पे काम करना है। मींस हम बात करेंगे इंडियन करेंसी की, अगर करेंसी की जहाँ तक बात आती है, या डिफेंस ऑफ एनी कंट्री, डिफेंस जो है इट इज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये नेशनल लेवल का डिफेंस, हम रीजनली डिफेंस नहीं कर सकते। सपोज इंडिया विच इज़ ए यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मीन्स देयर आर 28 states in India, means the defense of different state is not different, but how the defense of all the state, it is of union importance. The states will not decide that how defense policy, how external affairs जो है वो किस तरह के होना चाहिए, that is a matter of central government, that is a matter of national government. This state government has no link, no deal, no relation with that of the this defense. As the defense of the country is concerned, that is a function of national government or the union government to decide what system of defense must be implemented in a country. किस किस्म का, किस तरह का डिफेंस हमारे कंट्री में होना चाहिए, इट इज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन कम्स करेंसी। करेंसी जो है वो करेंसी पैसा किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का, कौन सा पैसा कैसे बनाना है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, इट इज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देन कम्स बाउंड्रीज, ये हम बोलेंगे बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, इस पे जो है इट इज़ अ वर्क, इट इज़ ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बाउंड्रीज जहाँ तक है, हमारी एक्चुअल लाइन
कंट्रोल है, सीज फायर लाइन है तो भी है, बाउंड्रीज मीन्स बॉर्डर, जहाँ पे हमारा बॉर्डर्स है हमारे कंट्री के, उस पे क्या होगा कैसे होगा, दैट इज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. सो इस पे जो इट इज ए फंक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट. फिर देन ये आ गया, फिर आ गया अब कुछ चीज़ें हमारी विच आर सब्जेक्ट ऑफ द रीजनल इम्पोर्टेंस. हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम किस में क्या होगा. सपोज हम द एजुकेशन सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट इज डिफरेंट, मीन्स कौन से सब्जेक्ट कश्मीर में पढ़ाए जाते हैं, दैट वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ जम्मू. फिर अगर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पंजाब को हम ले लेंगे, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दिस. एंड देन वी कैन टॉक ऑफ केरला एंड दिस, वहाँ दिल्ली हो, केरला हो, मुंबई हो, मोस्ट एंड आगरा हो, दो और कहीं बेंगलोर ले लो, यहाँ पे जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफर फ्रॉम वन, मतलब इंटायरली डिफरेंट है. कहीं पे वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड तालीम है, यहाँ पे अभी तक तो यहाँ के टीचर्स जो है दे आर नॉट फुली, दे आर सिमिलेटेड in this department. As far as the technology in educational system is concerned, we in J&K, the teachers are simulated, means all the teachers are not able to handle the technological equipments. If we are asked to deliver, to make use of these technology in our teaching learning processes, means almost all, means majority of the teachers are not able to handle them because we lack training, we lack these facilities. These are not these technological facilities. Means जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, जहाँ तक कंप्यूटर लैब्स की बात है, तो all the schools are not provided with these facilities. They are in pick and choose. कुछ स्कूलों को उठा गया, there are these facilities available. And most probably the teachers working there can handle them easily. It will take whether there is introduction, if the technology is introduced in our educational system, means then it needs training, then it needs infrastructure, then it needs regular practice. So unless and until these systems are not there, we cannot. So we can say that this is a subject of regional importance. Which state is advanced, the educational system is different from that of those states which is lagging behind. So there are two the sets of politics. There are division of power, means those which is of national importance. एंड जहाँ तक हम इसमें इरिगेशन का सिस्टम मान लेते हैं, इरिगेशन सिस्टम इज़ डिफरेंट. फिर देन कम्स वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इट इज़ डिफरेंट. सो एक तो सब्जेक्ट टू द नेशनल इम्पोर्टेंस एंड अदर इज ए सब्जेक्ट ऑफ द रीजनल इम्पोर्टेंस. रीजन के इम्पोर्टेंस में किस उसके हित में क्या है, तो डिवीजन ऑफ पावर्स को वैसे बांटा जाता है. देन कम्स सेकंड, ये जो है हमारे जो भी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट्स में देयर आर टू सेट्स, डिवीजन ऑफ पावर इज बिटवीन द टू सेट. वन इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, एंड द सेकंड इज सब्जेक्ट ऑफ द रीजनल इंपॉर्टेंस. मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रीजनल इंपॉर्टेंस में हैं और कुछ हमारा जो है वो नेशनल, कुछ नेशनल हित में है और कुछ स्टेट हित में या रीजनल हित में. तो नाउ द सेकंड फीचर इज, दूसरा जो है, देयर आर टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज. देयर आर टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मीन्स किसी की आइडेंटिफिकेशन. और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरलिज्म का ताल्लुक है, जहाँ तक फेडरलिज्म का ताल्लुक है, जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो फेडरल गवर्नमेंट में जो है सेकंड स्टेप ये है
कि वहां पे टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज हैं, अगेन नेशनल आइडेंटिटी एज वेल एज लोकल आइडेंटिटी। यहाँ पे पावर दो में बांटा गया। अब आइडेंटिटीज का है, वन इज ए नेशनल आइडेंटिटी एंड नेक्स्ट कम रीजनल आइडेंटिटी, फर्स्ट एंड सेकंड रीजनल आइडेंटिटी। तो हम जहां तक है इसको आप कैसे समझेंगे? सपोज हम बात ले ले अपने ऊपर, मुझे प्रूव करना है बीइंग, मुझे सपोज मैं हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन, मुझे बोला जाए मेरी आइडेंटिटी है, मुझे कोई पूछेगा इफ आई हैपन टू गो आउटसाइड द कंट्री और to another country, then my identification is, मेरी आइडेंटिफिकेशन होगी कि मैं इंडियन हूँ। जिस तरह से आप देखते हैं कि आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में तरह तरह के अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का अगर इट हैपन्स टू गो टू अटेंड दिस क्विज कंपटीशन और एनी अदर कंपटीशन इन ए डिस्ट्रिक्ट, अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट पे आपने देखा होगा कि आप गए होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहीं पे क्विज कंपटीशन है, कहीं पे ड्राइंग कंपटीशन है, कहीं पे पेंटिंग कंपटीशन है, तो आप दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन पे गए। अब बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आ गए, अब फिर आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे पास होता है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि हम किस तरह से पहचाने जाए। फिर जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है कि लोग जो है फेडरल गवर्नमेंट में दो तरह से पहचाने जाते हैं, एक नेशनल लेवल पे पहचाने जाते हैं, एक रीजनल लेवल पे पहचाने जाते हैं। मीन्स आप स्कूल आप जाएंगे वहाँ पे तो आपका कार्ड लटका हुआ होगा या आपका साइन बोर्ड होगा जिस जगह पे मतलब हमारा कहीं पे क्विज कंपटीशन है तो आपके जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट हाई स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहाँ से आप हैं तो उसका नाम लिखो, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सो हमारी आइडेंटिटी भी है, हमारी आइडेंटिफिकेशन है। सपोज हम एक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में हैं तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारी आइडेंटिफिकेशन एक तो ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट रामन से ताल्लुक़ रखते हैं। देन कम्स इसके नीचे अगर जाना हो तो हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि हम तहसील बनिहाल से हैं, हम तहसील राजगढ़ से हैं, हम तहसील गूल से हैं, मीन्स दैट इज अनदर आइडेंटिफिकेशन। फिर तहसील के अंदर हम चले जाएंगे, वहाँ पे हमारी और आइडेंटिफिकेशन होगी कि किस गांव से हैं तो हम आप पहुँचेंगे। मीन्स जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है इनमें दो तरह की आइडेंटिफिकेशन होती है, एक तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन है, फर्स्ट वी आर इंडियंस, सपोज हमारी आइडेंटिटी है कि वी आर इंडियंस। देन नेक्स्ट कम्स एक तो नेशनल लेवल की है कि वी आर इंडियंस। द सिटीजन्स ऑफ इंडियंस हैव आइडेंटिटी, दैट national identity of citizen, each and every citizens of India, the national identity is that we are Indians, हमारी आइडेंटिटी है कि ये हिंदुस्तानी है। फिर देन कम्स रीजनल आइडेंटिटी, यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म है, वहाँ पे दूसरा यहाँ जो भी कंट्री जहाँ पे निज़ाम जो है फेडरलिज्म है तो वहाँ पे दो तरह की आइडेंटिटीज़ हैं, एक तो नेशनल आइडेंटिटी, सपोज इंडिया को हम लें तो इंडियन के जो भी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियंस है। देन सेकंड आइडेंटिटी रीजनल है, सपोज ही लिव्स इन पंजाब, अगर वो पंजाब में रहने वाला है तो ही इज पंजाबी, वो पंजाबी है। अगर वो बंगाल में रहता है, अगर वो बंगाल में रहता है देन ही इज बंगाली।
अगर वो कश्मीर में रहता है, ही इज कश्मीरी, मीन्स दिस इज he is Indian. If the national identity is concerned, he is Indian. But when the regional identity is concerned, he is Punjabi, he is Bengali, he is Kashmiri. Means जिस स्टेट में रहता है, जिस रीजन में रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रीजनल आइडेंटिटी. कंट्री के अंदर जो भी स्टेट है, जो भी रीजन है जिसमें रहता है, एक तो उसकी वो आइडेंटिटी है. देन कम्स नेशनल आइडेंटिटी. ऑल इंडियंस मीन्स जो भी सिटीजन्स है, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाला है, दियर नेशनल आइडेंटिटी इज एज इंडियन, वो इंडियन माने जाते हैं. फिर जो है, इन जहाँ तक पावर्स की बात है, तो पावर्स जो हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है. हम बोल देंगे कि बिल्कुल जो पावर्स दिए गए हैं नेशनल लेवल या रीजनल लेवल पे, तो बिल्कुल इनके पावर्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. दिस इज नॉट हैपन, ऐसा नहीं है. द फीचर इज दैट दे हैव लिमिटेड पावर्स, उनकी लिमिटेड पावर्स है. वो बोल देंगे कि हम नेशनल गवर्नमेंट या जो नेशनल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है वो कहीं रीजनल इम्पोर्टेंस को ले ले कि मैं इसका करूं, या तो जो रीजनल इम्पोर्टेंस का है वो कहीं ऐसा बोल दे कि मेरे पास पावर है तो मैं इस दूसरे के पावर्स के साथ भी छेड़खानी करूं, कि कहीं जो वो नहीं कर सकते हैं. मीन्स पावर्स होती हैं, उनको अथोराइज होते हैं कि वो कौन सा काम कर सके, कौन सा नहीं. मीन्स वो वही काम कर सकते हैं. मीन्स नेशनल गवर्नमेंट उनको ही काम, उसका ही काम करेगी जो सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो. अगर ये फिर भी ये किसी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को बदल नहीं सकता. व्हाट इज ए एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट? ए नेशनल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफियर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. किसी सपोज पंजाब में वो कैसे उनका एजुकेशन सिस्टम है, वो कैसे इसको करते हैं, दिस नेशनल गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर टू दैट, दिस स्टेट गवर्नमेंट. सो वी कैन से द पावर्स आर लिमिटेड. वो पावर्स जो है उनको लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है. जो काम उनको सौंपा गया है वही काम वो कर सकते हैं, बाकी काम नहीं कर सकते. द थर्ड इज, तीसरा जो है, तीसरा इसका है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिजिड होता है. मीन्स वेयर देयर इज ए फेडरल गवर्नमेंट देयर इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. जहां पर भी फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है वहां पे रिटन मीन्स लिखित आइन है, इनका संविधान है. आइन जो है दैट इज रिटन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट फ्लेक्सिबल. मीन्स इट इज रिजिड बिकॉज वन कैन नॉट make amendment, one cannot change it. It is rigid. Flexible होता हम इसका चेंज ला सकते थे. Means it is rigid, it is not flexible. So one cannot change the Indian constitution. Not only Indian, but where there is a federal government, there is a written constitution and there is a rigid constitution. Means if anyone who like to change the constitution or any other article, any other law, that cannot be changed unless and until both the government, that is central government, the national government and regional governments are not agree. If they are not motivated, if both the governments, that is a government of national level and government of regional level are agree to make amendment in the constitution, it is possible only then. Otherwise the written and rigid constitution cannot be amended.
इसको एमेंड नहीं किया जाता, इसका चेंज नहीं किया जाता जब तक न दो तरह की, चूँकि फेडरल गवर्नमेंट में जो है there are two types of politics are accommodated in federal system, national level and regional level. Unless and until both are not willing to bring any change in the constitution, means तब तक वो इसमें चेंज नहीं ला सकते. So we can say that the future, the third feature of the federalism government is that a written and rigid constitution is there and no one can make a change in it, no one can amend it. It is a supreme, ये सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम, ये सबसे बड़ा है, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकता. एंड इट कैन बी अमेंडेड ओनली व्हेन बोथ द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट आर विलिंग. अगर वो इसे चेंज लाना चाहते हैं तो वो इसमें चेंज ला सकते हैं, अदरवाइज इट कैन नॉट बी अमेंडेड. सो इट इज नोन एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. देन इन लास्ट जो है द फोर्थ, इसका जो है कि हर फेडरल गवर्नमेंट में जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट judiciary, an independent judiciary means independent, एक आज़ाद जुडिशरी होनी चाहिए. There must not be any force, no one will force judiciary to resolve the case in someone's favor. कहीं पे कोई भी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट, कोई पीएम जो है that must not interfere with the judiciary. मतलब judges whatever they like to decide, in what way, in which way they will like to decide any proceeding in a court, no one will interfere. So we can call that it is an independent judiciary. One of the reason of the independent judiciary is that these judges are appointed by the President of India. There is no interference of any chief minister, prime minister in the selection of judges. So from here we can say that these judges are independent. तो इसलिए उनमें कोई भी जो है वो कोई भी conflict है, if on the power sharing there is a conflict between state and central government, between the national and the regional government, so it is up to the judges, it is up to the Supreme Court how he can decide those cases which are on the basis of conflict between the sharing of power between the national and regional government. So इससे हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो है वो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, वो इसको किसी तरीके से डिसाइड कर सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर एजेंसी, इसको कोई नहीं कर सकता है. एंड सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. there is no authority, there is no power who can amend the this constitution of the Indian. So there is provision that this ये जो है इसमें रिफॉर्म कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, एक देख सकता है संविधान को और देख के बदल सकता है. when both these government means national government and regional governments are willing, they are agreeing that amendment is needed. So with the help of the Supreme Court जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील कर सकता है. सो ये जो आइन को हमारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही इसका चेंज कर सकता है विद द विलिंगनेस ऑफ द कंट्रीज means government of national level and regional level. So independence judiciary is one of the factor, one of the feature of the federal government. So this is enough for today's lecture. With this we end the features of the federalism government. The federal government, what are these features we have discussed in detail. So I think that you have understood almost all the features. Thanks.